अध्याय 36। एक और सभा। मिस्टी सेक्ट के शिष्यों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति शांगगुआन लाओसी थे, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। ओ पेंग ने आगे कहा, यद्यपि इस गुप्त स्थान में कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं, फिर भी इनकी संख्या सीमित है। पिछली बार मैं हर प्रकार की एक एक जड़ी बूटी लाया था और यानेर को एक एक जड़ी बूटी उसके हुआनक्सी हवेली में खेती के लिए दी थी। मुझे नहीं पता कि इसका कोई असर होगा या नहीं। छठे छोटे भाई, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि यानेर की कोई इच्छा हो तो आपको उससे समन्वय स्थापित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जू लाओल्यू हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, तीसरे वरिष्ठ भाई। यानेर को अजीबोगरीब चीजों के साथ प्रयोग करना पसंद है। शायद वह कुछ अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां भी उगा सकती है। ओ पेंग की छोटी बहन का जिक्र होते ही सब मुस्कुरा उठे। हु लाओडा ने तो यहाँ तक कह दिया, समय कितनी तेजी से बीतता है। पलक झपकते ही वो छोटी बच्ची यानर बड़ी हो गई। हम बूढ़े कैसे नहीं हो सकते। लियू लाओवो, जो चुपचाप शराब पी रही थी और चर्चा में ज्यादा हिस्सा नहीं ले रही थी, आखिरकार बोली, हाँ, वह छोटी लड़की जो मेरे सिर पर पेशाब करती थी, अब एक नायिका बन गई है। ओ पेंग ने उसे घूरते हुए कहा, ये शब्द केवल हम भाइयों के सामने ही कहे जाने चाहिए। तुम इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति के सामने या यानेर की उपस्थिति में बिल्कुल भी नहीं कह सकते। फिर उन्होंने आगे कहा, जब तक कि आपको अपनी बड़ी कुल्हाड़ी की जरूरत न हो। लियू लाओवो पीछे हट गया और बोला, मुझे पता है, मैं नहीं चाहता कि यह बूढ़ी औरत मेरी कुल्हाड़ी को फिर से लुओ नदी में डुबो दे। भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी और तनावपूर्ण माहौल पल भर में गायब हो गया। कुछ देर चाय का आनंद लेने के बाद बॉस हू ने आगे कहा, तीसरे भाई, दूसरे चंद्र माह का दूसरा दिन नजदीक है। आपको भी कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। दूसरे भाई, पांचवें भाई और छठे भाई आपके साथ जाएंगे। साथ ही दूसरी पीढ़ी के कुछ योग्य शिष्यों का चयन कर ले, ताकि आपकी देखभाल करने के लिए कोई मौजूद रहे। ओ पेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस साल 2 फरवरी पिछले साल की तरह ही होगी। मैं केवल मैडम ओ और कुछ नौकरानियों को लोंगशिन मंदिर में अगरबत्ती जलाने के लिए ले जाऊंगा, ताकि किसी को पता न चले। शांगगुआन लाओसी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, तीसरे वरिष्ठ भाई, हमारे मिस्टी संप्रदाय के इतने बड़े कदम से गुप्त इरादों वाले लोग जरूर ध्यान देंगे। शायद उन्हें हमारे असली तुरूप के पत्ते नहीं पता, लेकिन हम लापरवाही नहीं बरत सकते। हमें एहतियात के तौर पर अपने साथ और लोगों को लाना चाहिए। ओ पेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चौथा छोटा भाई अभी भी उसी पुराने नजरिए से स्थिति को देख रहा है। आजकल हम भाइयों की मार्शल आर्ट की कलाएं मार्शल आर्ट की दुनिया में मशहूर हैं और शीर्ष स्थान पर मानी जा सकती हैं। मेरा मानना है कि अगर मैं भागने पर अड़ा रहूं, तो मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो मुझे रोक पाएंगे। और वे गिने चुने लोग भला मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करेंगे? शांगगुआन लाओसी ने हु लाओदा को एक नज़र देखा, और हु लाओदा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, तीसरे भाई, लाओसी की बात सही है। तैयारी करना हमेशा अच्छा होता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा साजिशें और चालें चलती रहती हैं। अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है। आप हमारे मिस्टी सेक्ट का चेहरा हैं, और आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। ऐसा क्यों न हो कि आप ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, तो ज्यादा लोगों को साथ न लाएं। शीन्यू को साथ ले आइए, वह आपका कोचमैन बन सकता है। इस तरह आप अपनी भाभी और दासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बोलने से पहले ही प्रभारी ओ पेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लियू लाओवो ने ताली बजाते हुए खुशी से कहा,
भाई, क्या शानदार विचार है। वह पत्थर का बैल पहले बैलगाड़ी चालक हुआ करता था। उसने शायद पिछले कुछ सालों से बैलगाड़ी नहीं चलाई होगी और अब उसका मन उसे चलाने के लिए बेचैन होगा। इसके अलावा उसका शरीर अब लोहे की ढाल जितना मजबूत है। वह आपकी भाभी के लिए छिपे हुए हथियारों को रोकने के लिए एकदम सही है। ओ पेंग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ठीक है, चलिए इसे इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। हम अभी दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को नहीं लेंगे। उन्हें अभी अपने कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें उनके विकास में देरी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो इस बार अपने कौशल में सुधार नहीं कर रहे हैं, उन्हें लेने का कोई मतलब नहीं है। यह देखकर कि ओ पेंग मान गया है, भीड़ ने किसी भी बात पर जोर देना बंद कर दिया। गिरोह के मामलों के लिए कुछ व्यवस्था की और फिर तितर बितर हो गई। इसके बाद परिषद कक्ष में मोमबत्तियां बुझा दी गईं और अंधेरा हॉल अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह अपनी टकटकी लगाए आंखें बंद कर ली और नींद में डूब गया। यूचेंग यू साम्राज्य का मुख्य शहर था और यह पिंगयांग शहर से कई दिनों की यात्रा की दूरी पर था। अगले दिन ओ पेंग सुबह जल्दी निकल पड़ा। चूंकि उसे लोंगशेन मंदिर में अगरबत्ती चढ़ानी थी, इसलिए उसे उचित वस्त्रों की आवश्यकता थी और वह अकेले यात्रा करने के लिए अपनी फुर्ती पर निर्भर नहीं रह सकता था। जैसा कि लियू लाओवू ने कहा था, शी न्यू वास्तव में एक अनुभवी सारथी था। जब उसे पता चला कि उसे गिरोह के सरदार के लिए यूचेंग तक रथ चलाना है, तो उसने तुरंत घोड़े को जोता और रथ की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। अब वह मुख्य सड़क पर तेजी से रथ चला रहा था और उसे बहुत आनंद आ रहा था। ओ पेंग और मैडम ओ गाड़ी में बैठे थे। हालांकि गाड़ी को गिरोह ने खास तौर पर बेहतरीन सामग्री और उच्च कोटि की कारीगरी से बनवाया था, फिर भी इतनी सुचारू रूप से चलती हुई गाड़ी देखना दुर्लभ था। ओ पेंग ने घर की छोटी मेज पर शराब से भरे प्यालों को देखा और मुस्कुराते हुए मैडम ओ से कहा, इस शी न्यू की गाड़ी चलाने की कला वाकई कमाल की है। अब हम इसके बिना बाहर नहीं जा पाएंगे। श्रीमती ओ मुस्कुराईं और बोली, यह प्रतिभा की बर्बादी होगी। ओ पेंग ने कहा, आज मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? प्रतिभा की। यही तो प्रतिभा है। वह अपनी मार्शल आर्ट की कला से 10,000 लोगों से लड़ सकता है और कार को इतनी सहजता से चला सकता है। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। मेरा मिस्टी सेक्ट छिपी प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। मैडम ओ ने डांटते हुए कहा, तुम गिरोह के सरगना आम तौर पर गिरोह में इतने गंभीर रहते हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शरारती मुस्कान क्यों है? अगर हम बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों की बात करें, तो तुम गिरोह में पहले नंबर पर हो। तुम न केवल मिस्टी स्टेप में माहिर हो, बल्कि किसी पत्नी का दिल जीतने में भी माहिर हो। ओ पेंग दिल खोलकर हंसा और बाहर की ओर देखकर बोला, शी न्यू, शाबाश। तुम गिरोह में गाड़ी चलाने में नंबर 1 हो। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम अपनी पत्नी को खुश करने में अच्छे नहीं हो। गिरोह में नंबर 1 मैं हूँ। यह सुनकर शीनू जोर से हंस पड़ा और उसने गाड़ी और भी तेज चला दी। गाड़ी के अंदर बैठी मैडम ओ शर्मा गईं और उन्होंने शरारत में ओ पेंग को एक मुक्का मारा, जिससे अंदर बैठी नौकरानियां धीरे से हंसने लगी। तभी गाड़ी के बाहर पत्थर के बैल के कर्कश गायन की आवाज सुनाई दी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे और पत्थर का बैल गाने के लिए बहुत उत्साहित था। सभी ने ध्यान से सुना। शी न्यू ने गाया, बहन, तुम नाव के अगले हिस्से पर बैठो। भाई, मैं किनारे पर चलता हूँ। एक दूसरे से प्यार करते हुए जैसे ही खींचने वाली रस्सी धीरे धीरे हिलती है।
यह एक नाविक का गीत था जो शी न्यू ने कहीं से सीखा था। कार में बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद हम लगभग यूचेंग पहुंच चुके थे। यात्रा सुगम रही और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। यूचिंग के बाहर की मुख्य सड़क बहुत चौड़ी है और सड़क के किनारे कई पेड़ लगे हुए हैं। मौसम अभी गर्म है और पेड़ों की चोटियों पर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है। वहां बहुत सारे पैदल यात्री थे और गाड़ी पहले की तरह आसानी से नहीं चल पा रही थी। हालांकि पत्थर के बैल की कुशल सवारी के कारण गति धीमी नहीं हुई। खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखते हुए मैडम ओ ने कहा, यू शहर सचमुच हमारे यू साम्राज्य के मुख्य शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यह पिंगयांग शहर से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ तक कि बाहरी इलाके भी चहल पहल से भरे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रैगन गॉड मंदिर में पहले से ही भारी भीड़ होगी। जब गाड़ी लोंगशेन मंदिर पहुंची तो पता चला कि मंदिर और उसके आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ था और गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं थी। सौभाग्यवश ओ पेंग और उनके साथी मार्शल आर्ट में निपुण थे और भीड़ से नहीं डरते थे। वे लोगों की भीड़ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े और जल्द ही मंदिर के सामने पहुंच गए। सब कुछ पिछले वर्षों की तरह ही था। ओ पेंग और उनकी पत्नी ने अगरबत्ती जलाई, मन्नतें मांगी, प्रणाम किया और ड्रैगन देवता को दान दिया। फिर वे लोगों की भीड़ के साथ ड्रैगन देवता मंदिर से बाहर निकल गए। शी न्यू गाड़ी पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। जब उसने ओ पेंग और अन्य लोगों को आते देखा तो वह तुरंत गाड़ी से कूद गया और बोला, मुखिया, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? ओ पेंग ने कहा, हर साल यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यह मंदिर बहुत लोकप्रिय है। भिक्षु सभी व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके मठाधीश से बात करने का कोई मौका नहीं है। जब हमें कुछ खाली समय मिलेगा तब हम बात करेंगे। शी न्यू ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर ओ पेंग से पूछा, बॉस, क्या हम अब यूचेंग वाली शाखा की ओर चलें? ओ पेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, शाखा की ओर जल्दी मत करो। बगल वाले रेस्तरां में जाओ और कुछ खाना पीना खरीद लो। अब हम वुटोंग पर्वत की ओर चलेंगे। शी न्यू मान गई और शराब और खाना खरीदने चली गई। मैडम ओ ने उत्सुकता से पूछा, आप फिर से वुटोंग पर्वत क्यों जा रहे हैं? पिछली बार आप वुटोंग पर्वत पर यानमिंग जुशी, वान चेंगज्यू और टैन येफेंग के साथ शराब पीते हुए वीरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ओ पेंग हंसते हुए बोले, हाँ, पिछले साल हमें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं मिला था, इसलिए निश्चित रूप से हमें इस साल भी इसे जारी रखना होगा। कुछ ही देर बाद शी न्यू ने शराब और खाना खरीदा और फिर वुटोंग पर्वत की ओर गाड़ी चला दी। लोंगशेन मंदिर वुटोंग पर्वत की तलहटी में स्थित था। कुछ ही देर में गाड़ी पर्वत पर चढ़ने के स्थान पर पहुंच गई। वहां कुछ सराय और भोजनालय थे। ओ पेंग और उनके साथियों ने मैडम ओ और उनकी कुछ दासियों के आराम के लिए कुछ अच्छे कमरे बुक किए। फिर ओ पेंग शी न्यू को लेकर पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर चल पड़े। वुटोंग पर्वत बहुत ऊंचा नहीं है और यह पर्वतारोहण का मौसम भी नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा पर्यटक नहीं है। ओ पेंग ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए आगे आगे चलना शुरू किया, जबकि शी न्यू, हालांकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और अपने साथ खाने पीने का सामान भी रखता था, आश्चर्यजनक रूप से पर्वत पथ पर चढ़ने में ओ पेंग से ज्यादा धीमा नहीं था। कुछ ही देर में ओ पेंग पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और फिर शी न्यू भी उसके पीछे पीछे आ गया। शी न्यू को शांत और स्थिर सांस लेते हुए देखकर ओ पेंग मन ही मन सोचने लगा कि हालांकि उसने अपनी फुर्ती का केवल 30% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी वह अपनी फुर्ती के लिए प्रसिद्ध था।
और मार्शल आर्ट की दुनिया में यह 30% भी काफी प्रभावशाली था। शी न्यू उससे जरा भी धीमा नहीं था, जिससे पता चलता था कि हड्डियों को मजबूत करने वाली इस गोली का असर असाधारण था। दोपहर के लगभग सभी घंटे बीत चुके थे और वुटोंग पर्वत की चोटी पर सूरज की तेज धूप पड़ रही थी, जिससे काफी गर्मी थी। ओ पेंग ने पर्वत की चोटी पर स्थित पेड़ की ओर देखा और पाया कि अभी तक कोई नहीं आया था। तब ओ पेंग ने शी न्यू को पेड़ के पास आने का इशारा किया और एक चट्टान पर बैठ गया। उसने शी न्यू को निर्देश दिया कि वह पेड़ के नीचे खुली जमीन पर एक एक करके अपने द्वारा खरीदा गया भोजन और शराब रखे। शी न्यू के भोजन और पेय परोसने का काम पूरा होने से पहले ही ओ पेंग ने पहाड़ी रास्ते से कदमों की आहट सुनी। वह उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि एक छोटा, सांवला, हट्टा कट्टा आदमी पहाड़ की तलहटी से ऊपर आ रहा है। वह वान जियान चोटी का तलवारबाज वान चेंगजिउ था। ओ पेंग आगे बढ़ा, झुककर प्रणाम किया और बोला, भाई वान, आप कैसे हैं? वान चेंगजिउ पहाड़ की चोटी पर उछलकर पहुंची और अभिवादन का जवाब देते हुए बोली, मास्टर ओ बहुत जल्दी आ गए हैं। हमने दोपहर में मिलने का तय किया था। मुझे लगा कि मैं जल्दी आ गई हूँ, लेकिन पता चला कि यहाँ मुझसे भी जल्दी आने वाले लोग हैं। ओ पेंग ने कहा, थोड़ा जल्दी आने का एक कारण यह भी है कि हम पेय पदार्थों का इंतजाम कर लेते हैं, ताकि हम जी भर कर पी सकें। वान चेंगजिउ ने कहा, मैं चीफ ओ की सावधानीपूर्वक सोच की प्रशंसा करता हूँ। तो वे दोनों साथ साथ पेड़ के पास गए और बातें करने लगे। आधा घंटा और बीत गया और सूरज लगभग सिर के ऊपर आ गया था। दोपहर होने वाली थी, लेकिन बाकी दोनों अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। ओ पेंग और वान जूचेंग सोचने लगे, क्या कुछ हुआ होगा? तभी पहाड़ से नीचे से एक आवाज आई, भाई टैन, आप एक कदम पीछे रह गए। मैंने यह दौर जीत लिया है। यह यानमिंग जुशी की दिल खोलकर हंसने की आवाज थी। ओ पेंग और वान चेंगजिउ ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और चौराहे की ओर देखने लगे। फिर पहाड़ की चोटी पर सड़क पर यानमिंग जुशी की दुबली पतली आकृति दिखाई दी और एक मध्यम कद काठी का अधेड़ व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति के वेश में था, भी पहाड़ पर चढ़ गया। वह तान येफेंग था, जो तान परिवार का मुखिया था। अध्याय 37 गठबंधन। चारों मिले और एक दूसरे का अभिवादन किया। वान चेंगजिउ ने पूछा, भाई यानमिंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यानमिंग जुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तान और मैं पहाड़ की तलहटी में मिले थे। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, हमने शर्त लगाई कि कौन पहले शिखर पर पहुंचेगा। लगता है मैं पहले पहुंच गया हूं। ओ पेंग हंसते हुए बोला, भाई टैन की ताकत उनकी फुर्तीली कला में नहीं है। आप अपने निचले शरीर की कला की तुलना उनके ऊपरी शरीर की कला से कर सकते हैं। यानमिंग जुशी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आज हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, तलवारबाजी की नहीं, इसलिए मास्टर ओ निराश होंगे। तान येफेंग ने भी अपनी बात रखी, इस शर्त में भाई यानमिंग का पलड़ा भारी है। मैं 3 बड़े कटोरे खाली करके शुरुआत करूंगा। ओ पेंग और वान चेंगजिउ हंसे और बोले, भाई तान तो सीधे सादे आदमी है। आइए, भाई यानमिंग, भाई तान, कृपया इधर आइए। समूह पेड़ के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि पत्थर का बैल लोहे के टावर की तरह वहां खड़ा है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, यह सज्जन कौन है? ओ पेंग ने परिचय देते हुए कहा, यह शी न्यू है, जो मिस्टी सेक्ट के शिष्य हैं। शी न्यू, आप लेमैन यानमिंग और तान परिवार के मुखिया को सम्मान देने आए हैं। पत्थर का बैल उसके पास आया और उसका अभिवादन किया।
सभी ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मिस्टी सेक्ट वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन ओ पेंग ने विनम्रतापूर्वक इससे इनकार किया। इसके बाद ओ पेंग ने शी न्यू को पर्वत के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया ताकि अनधिकृत व्यक्ति शिखर तक न पहुंच सकें। सबके बैठ जाने के बाद तान येफेंग ने जमीन से शराब का एक जार उठाया, उसे एक चीनी मिट्टी के कटोरे में डाला और यानमिंग जुशी से कहा, ध्यान से देखो, मैं इसे सबसे पहले पीने जा रहा हूँ। फिर उसने कटोरा अपने मुंह तक लाया और एक ही बार में पूरा पी गया। इसके बाद उसने दूसरा कटोरा पिया। जब वह तीसरा कटोरा पी रहा था, तब ओ पेंग ने कहा, भाई तान, चलो हम भी एक साथ पीते हैं। इतना कहकर उसने भी अपने लिए एक कटोरा भर लिया। यानमिंग जुशी और वान चेंगज्यू ने भी सहमति जताते हुए अपने लिए एक एक कटोरा भर लिया। सभी ने अपने कटोरे आपस में टकराए और सारा पेय एक ही बार में पी लिया। फिर चीनी मिट्टी के कटोरे जमीन पर रख दिए। तान येफेंग ने सबसे पहले कहा, भाई ओ वाकई बहुत विचारशील है। मैं जल्दी में आया था और देर हो जाने के कारण खाने पीने के बारे में भूल ही गया था। मुझे लगता है कि भाई यानमिंग भी यही सोच रहे थे। यानमिंग जुशी ने असहजता से कहा, हाँ, मुझे लोंगशेन मंदिर में इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं थी। परिवार के सदस्यों के लिए व्यवस्था करना समय की बर्बादी थी और अंततः इससे मेरे अपने कामों में भी देरी हुई। वान जुचिंग दिल खोलकर हंसा और बोला, मैंने समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन मैं इन छोटी मोटी बातों को भूल गया। खैर, जब मुखिया ओ हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ी शराब पीना ही काफी है। इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? ओ पेंग ने यह भी कहा, भाई वान बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अच्छी बात है कि कोई तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो सब मिलकर एक और बड़ा ड्रिंक पीते हैं। सब लोग हंसे और एक और कटोरा पी लिया। तन येफेंग ने सबसे पहले बात शुरू की, सज्जनों, हालांकि इस समय वुटोंग पर्वत पर पर्यटकों की संख्या कम है, फिर भी कुछ पर्यटक तो हैं ही। शी न्यू द्वारा इस चौराहे की सुरक्षा करना केवल एक अस्थायी उपाय है। मेरा मानना है कि हमें जल्द से जल्द अपने काम पर लौटना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। एक बार जरूरी मामलों का निपटारा हो जाए, तो हम कुछ पेय पदार्थों का आनंद लेते हुए बातचीत कर सकते हैं। क्या कहते हैं? यानमिंग जुशी ने भी कहा, मेरी भी यही राय है। ओ पेंग ने कहा, क्यों न हम पहले गुप्त क्षेत्र में अपने अगले प्रवेश के समय की पुष्टि कर लें? वान चेंगज्यू ने सहमति में सिर हिलाया। तान येफेंग ने कहा, लेकिन पुस्तिका के अनुसार इसमें हर साल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन ही प्रवेश किया जा सकता है। यानमिंग जुशी ने कहा, भाई तान, कृपया निश्चिंत रहें। मेरे अनुमान के अनुसार पुस्तिका में यह दावा कि इसमें केवल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने की 15वीं तारीख को ही प्रवेश किया जा सकता है, 2 कारणों से है। पहला, इस गुप्त स्थान के बाहर बेर के पेड़ों द्वारा निर्मित संरचना केवल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने की 15वीं तारीख को ही एक मार्ग प्रकट होने देती है, जिससे प्रवेश संभव होता है। दूसरा, केवल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने की 15वीं तारीख को ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश द्वार का सटीक स्थान बता सकता है। पिछली बार प्रवेश करने से पहले मैंने प्रवेश द्वार पर स्थित 2 बेर के पेड़ों को चिह्नित किया था, इसलिए स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और मैंने मार्शल कला जगत में ऐसी किसी संरचना के बारे में कभी नहीं सुना जो समय के साथ बदल सकती हो, खासकर जब एक वर्ष में इतने दिन होते हैं। यह सोचना सरासर बेतुका है कि संरचना का उपयोग केवल एक विशिष्ट दिन ही किया जा सकता है। भाई वान, भाई ओ, आपके संप्रदायों का लंबा इतिहास है और आपने मार्शल कला जगत में कई चीजों का सामना किया है। क्या आपने कभी इस तरह की किसी चीज का सामना किया है?
वान चेंगजू और ओ पेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। लेकिन ओ पेंग ने कहा, हालांकि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा है और यह संप्रदाय के अभिलेखों में भी दर्ज नहीं है, फिर भी यह संरचना मार्शल आर्ट की दुनिया में लुप्त हो चुकी है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस संरचना में समय की पाबंदी लगाने की क्षमता नहीं है। चारों चुप रहे, क्योंकि उनमें से किसी को भी सैन्य संरचनाओं की कोई विशेषज्ञता नहीं थी और न ही गिरोह में या पूरे मार्शल आर्ट जगत में ऐसी कोई प्रतिभा थी। उनसे निर्णय लेने की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी? तान येफेंग ने कहा, तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं। पहला यह कि हम अगले साल लालटेन महोत्सव तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और फिर लोगों को प्रवेश के लिए संगठित करें। दूसरा यह कि हम जल्द ही कुछ समय निकालकर कुछ लोगों को आगे भेजकर पता लगाएं कि क्या हमें प्रवेश मिल सकता है। आप सभी का क्या विचार है? वान चेंगजू ने तब कहा, गुप्त स्थान से खजाना निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हमने अपने दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को गुप्त रूप से वहां भेजा था। हालांकि हमने पहले से ही इसे गुप्त रखा था और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिली, फिर भी हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि अन्य गिरोहों को इसकी भनक नहीं लगी होगी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मेरा सुझाव है कि जब तक हमें सफलता का पूरा भरोसा न हो, तब तक हम इसे हल्के में न लें। अन्यथा अगर यह बात फैल गई तो यह गुप्त स्थान अब केवल हमारे 4 गिरोहों का गुप्त स्थान नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मार्शल आर्ट जगत का गुप्त स्थान बन जाएगा। ओ पेंग ने सहमति जताते हुए कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई रहस्य नहीं होता। शायद वुटोंग पर्वत पर हमारी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र में आ गई है जिसके बुरे इरादे हैं। इस पर्वत पर कोई न कोई हमें छुपकर देख रहा होगा। लेकिन यानमिंग जुशी ने कहा, क्या हम पूरे 1 साल तक यूं ही व्यर्थ में इंतजार करते रहेंगे? ओ पेंग हंसते हुए बोला, भाई यानमिंग, जब तक आप कमान नहीं संभाल लेते, तब तक आपको नमक और चावल की कीमत का पता नहीं चलेगा। हमारा गिरोह मार्शल आर्ट की दुनिया में काम करता है, आपके परिवार की ताकत के विपरीत। हमारे सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं और किसी भी बात को पूरी तरह गुप्त रखना मुश्किल है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। वान चेंगजिऊ ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी यानमिंग जुशी ने निडर होकर कहा, चूंकि आप सभी ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए मैं किसी समय उस गुप्त स्थान की फिर से खोज करने के लिए तैयार हूं। आपका क्या विचार है? वान चेंगजू और ओ पेंग दोनों ने भौहें चढ़ा ली। केवल टैन येफेंग भावहीन रहा, मानो उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया हो कि यानमिंग जुशी के मन में ऐसे विचार आएंगे। तान येफेंग के हावभाव देखकर ओ पेंग ने पूछा, भाई तान का क्या मतलब है? तान येफेंग ने खांसते हुए कहा, दरअसल यह विचार मेरे मन में काफी समय से था। मैं अगले साल लालटेन महोत्सव से पहले उस गुप्त स्थान की खोज करना चाहता था। अगर भाई यानमिंग ने यह बात न भी उठाई होती, तो भी मैं यह सुझाव सबको देता। वान चेंगजू ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही, मानो वह गहरी सोच में डूबी हुई हो। ओ पेंग ने कहा, घने जंगल में जाने का फैसला करने से पहले मेरे पास आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए एक सुझाव है, ताकि यह देखा जा सके कि यह संभव है या नहीं। सभी लोग उत्सुकता से ओ पेंग की ओर देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। ओ पेंग ने कहा, मेरा सुझाव है कि हम एक गठबंधन बनाएं और गुप्त क्षेत्र में खजाने की खोज में मिलकर काम करें। यानमिंग जुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा मठ आपके मिस्टी सेक्ट और 10,000 स्वॉर्ड्स पीक के साथ गठबंधन नहीं कर सकता। आप जिस मार्शल वर्ल्ड के मामलों में शामिल हैं, वे बहुत जटिल हैं और गिरोहों के बीच अक्सर खूनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं।
गठबंधन करना हमारे मठ के विकास के लिए हानिकारक होगा। टैन येफेंग ने बार बार सहमति जताई। ओ पेंग ने आत्मविश्वास से कहा, आप दोनों को कुछ गलतफहमियां हैं। जिस गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ वह उन गठबंधनों से अलग है जिनकी हम आमतौर पर चर्चा करते हैं। पहली बात, यह कोई गिरोह गठबंधन नहीं है। हमें एक दूसरे के गुप्त मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यह गठबंधन केवल हम चारों के बीच है। हालांकि हम चारों भाई बनकर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने गुप्त क्षेत्र में एक गठबंधन बना सकते हैं ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ें और पीछे हटें, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। तीसरी बात, यह गठबंधन हमारे गुप्त क्षेत्र तक ही सीमित है और इसमें अन्य क्षेत्र शामिल नहीं है। आपका क्या विचार है? वान चेंगज्यू ने प्रसन्न भाव से कहा, महान प्रमुख ओ वास्तव में दूरदर्शी व्यक्ति हैं। यह एक अच्छा विचार है। चलिए इसे इसी तरह करते हैं। यानमिंग जुशी और टैन येफेंग दोनों मुस्कुराए और सहमत हुए। तो ओ पेंग ने चीनी मिट्टी के कटोरे में शराब डाली, अपनी तलवार से उंगली काटकर उसका खून शराब में टपकाया। बाकी तीनों ने भी ऐसा ही किया। ओ पेंग ने कटोरा उठाया, उसे हल्का सा हिलाया और कुछ घूंट पी लिए। फिर उसने कटोरा वान चेंगज्यू को दे दिया, जिसने भी उसे पी लिया। इसके बाद तान येफेंग और यानमिंग जुशी ने भी खून से बनी शराब पी ली। यानमिंग जुशी ने चीनी मिट्टी का कटोरा तोड़ दिया और सब लोग हंसते हुए बोले, गठबंधन बन गया। सबके एक साथ शराब का एक और प्याला पीने के बाद ओ पेंग ने अंत में कहा, चूंकि भाई यानमिंग और भाई टैन जाने के लिए दृढ़ हैं, तो भाई वान और मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ चलेंगे। कैसा रहेगा अगर हम इस महीने के अंत में अपने अपने शिष्यों को पिछली बार की तरह उसी स्थान पर भेजें और भाई यानमिंग फिर से नेतृत्व करें? यानमिंग जुशी ने कहा, कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन क्या इस बार हमें परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के घर भेजना चाहिए? ओ पेंग, वान चेंगज्यू और टैन येफेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। ओ पेंग ने कहा, पिछली बार हमारा पहला सहयोग था और हम एक दूसरे के साथ सहज नहीं थे। अब जब हम सहयोगी हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अधिक सहज हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। वान चेंगज्यू और टैन येफेंग दोनों सहमत थे। इसी समय शी न्यू आगे बढ़ा और बोला, मुखिया, कुछ पर्यटक पहाड़ी रास्ते से आ रहे हैं। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? ओ पेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह वुटोंग पर्वत हमारा नहीं है, इसलिए जाहिर है कि हम दूसरों को आने से नहीं रोक सकते। आपको यहाँ जाकर पहरा देने की जरूरत नहीं है, बस यहीं इंतजार कीजिए। यह कहने के बाद चारों ने शराब डाली और भोजन और पेय का आनंद लेते हुए मार्शल आर्ट की दुनिया की अजीब और अद्भुत चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिससे उनका व्यवहार सहज और बेफिक्र दिखाई दिया। कुछ देर बाद कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वे पर्यटक लग रहे थे जो इधर उधर टहल रहे थे। पहाड़ पर कुछ देर घूमने के बाद उन्होंने इस खूबसूरत जगह पर लोगों को शराब पीते और बातें करते देखा और उन्हें काफी घृणा हुई। वे वहां ज्यादा देर नहीं रुके और पहाड़ से नीचे उतर गए। वान चेंगज्यू ने ओ पेंग से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बेवजह ही चिंतित हो रहे हों? ओ पेंग हंसते हुए बोला, ये कुछ लोग तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहाड़ के नीचे कोई नहीं है। ये लोग जानते हैं कि हम सब मार्शल आर्ट की दुनिया से हैं और इनकी नजरें बहुत तेज हैं। ये इतनी आसानी से यहाँ कैसे आ गए? ओ पेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने वान चेंगज्यू से पूछा, गुप्त स्थान के बारे में जानकारी गुप्त रखनी होगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दुष्ट बाघ गिरोह का सिटू पिंगअप कहाँ है?
वान चेंगजू मुस्कुराई, शराब का एक घूंट लिया और बोली, भाई ओ, चिंता मत करो। हालांकि मेरी बुद्धि आपकी तरह सूक्ष्म नहीं है, फिर भी मुझे सब पता है। जब से मुख्य सितु मेरे छोटे शिष्य के साथ वानजियान शिखर लौटी हैं, तब से वह यही है। मैंने एक वरिष्ठ को उन्हें शिष्य बनाने का आदेश दे दिया है और कई योग्य अधीनस्थों को लुझेन भी भेज दिया है। मुख्य सितु जल्द ही मुख्य सितु नहीं रहेंगी, बल्कि वानजियान शिखर की सितु पिंग बन जाएंगी। अध्याय 38 अतिथि। ओ पेंग ने उत्सुकता से पूछा, आपका क्या मतलब है? वान चेंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सितु पिंग मेरे वानजियान शिखर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहती है, तो उसे स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक वानजियान शिखर पर रहना होगा। वानजियान शिखर लुझेन से काफी दूर है, इसलिए उसके लिए गिरोह के मामलों को संभालना असुविधाजनक होगा। उसके बड़े भाई के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से उसकी ओर से यह सब संभाल लूंगा। मैंने गिरोह के कुछ सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को पहले ही लुझेन भेज दिया है ताकि वे उसके दुष्ट बाग गिरोह का कार्यभार संभाल लें। मैं इस छोटे से गिरोह की देखभाल केवल सितु पिंग की वजह से कर रहा हूँ। यह सुनकर ओ पेंग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, भाई वान, आप अपने शिष्य के लिए वाकई बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, वह चालाक बूढ़ा लोमड़ी, वह फायदा उठा रहा है और फिर भी मासूम होने का नाटक कर रहा है। वान चेंगजू ने यह भी कहा, क्या यह सब हमारे रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए नहीं है? अन्यथा मैं इस तरह की मुसीबत मोल लेने के लिए क्यों तैयार होती? सबने कहा, भाई वान, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। एक कटोरी खा लीजिए। उसके बाद समूह ने गुप्त स्थान के बारे में बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय मार्शल आर्ट की दुनिया में होने वाले रक्तपात, प्रेम प्रसंग और अन्य तुच्छ विषयों पर चर्चा करने लगे, जब तक कि सारा भोजन और शराब खत्म नहीं हो गई। फिर वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। हालांकि उन्होंने गुप्त स्थान से प्रत्येक संप्रदाय द्वारा प्राप्त खजानों और अपने मार्शल आर्ट कौशल में हुए सुधार के बारे में मौन ही रखा। लुझेन और पिंगयांग शहर के बीच बसे एक एकांत पहाड़ी गांव में एक ही विशाल हवेली के उत्तरी भाग में एक बड़े हॉल में दो आदमी बैठे थे, एक दुबला पतला युवक और एक अधेड़ उम्र का, जिसके बाल सफेद हो रहे थे। वे थे सितु लियांग, जो दुष्ट बाग गिरोह का सरगना था, और झाओ सांगे, जो उसी गिरोह का सरगना था। दोनों माथे पर शिकन लिए चाय पी रहे थे। झाओ सांगे ने एक घूंट लिया, मानो उसे चाय का स्वाद पसंद ही न आया हो। फिर उसने चाय का प्याला मेज पर पटक दिया और सितु लियांग से पूछा, सरदार सितु, गिरोह के सरगना से लगभग 1 महीने से कोई खबर नहीं मिली है। वह न तो जिंदा है और न ही मरा हुआ। हमें क्या करना चाहिए? सितु लियांग ने नाराजगी से कहा, मास्टर झाओ, आप क्या कह रहे हैं? आप नए साल के दौरान ऐसी अशुभ बातें कैसे कह सकते हैं? मास्टर झाओ ने तुरंत शर्मिंदा होकर कहा, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी। ओह, मैं अपनी कही बात वापस लेता हूँ। बोलते हुए उन्होंने जमीन पर थूककर यह संकेत दिया कि वे अपनी बात वापस लेते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने गिरोह के सरगना को नहीं देखा है। हम में से किसी का भी नया साल अच्छा नहीं बीता। कौन जाने भविष्य में क्या होगा? सितु लियांग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भले ही गिरोह का सरगना अब गिरोह में नहीं है, लेकिन क्या हमारे दुष्ट बाग गिरोह के सभी सदस्य अभी भी यही नहीं हैं? सब कुछ पहले जैसा ही ठीक है। हमने गिरोह का सफाया तो नहीं किया, है ना? मास्टर झाओ ने हंसते हुए कहा, मास्टर सितु, आप भी अशुभ बातें कह रहे हैं। सितु लियांग चौंक गया। फिर उसने जमीन पर थूका और कहा, अपनी बात वापस लो, अपनी बात वापस लो। यह सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। इसने मुझे बिना सोचे समझे बोलने पर मजबूर कर दिया।
मास्टर झाओ ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी लोग नेता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सितुलियांग ने आगे कहा, गिरोह का सरगना पहले भी कई बार बाहर गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन खबर हमेशा मिल जाती थी और वह ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए ही बाहर रहता था। लेकिन अब इतना लंबा समय हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि सितुलियांग इससे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। गिरोह के सरगना झाओ ने बीच में टोकते हुए कहा, सितु, गिरोह का सरगना नए साल के दौरान बाहर गया हुआ है। गिरोह के ज्यादातर सदस्य घर पर नए साल का जश्न मना रहे हैं और गिरोह में ज्यादा हलचल नहीं है। नया साल लगभग खत्म हो चुका है और सभी वापस आ रहे होंगे। बहुत सारा काम बाकी है। अगर गिरोह के सरगना की तरफ से अभी भी कोई खबर नहीं आती है तो यह अच्छी बात नहीं लगती। कम से कम सदस्यों के बीच कुछ अशांति तो जरूर होगी। सितुलियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें पहले एक एजेंडा बनाना होगा ताकि कोई बड़ा उतार चढ़ाव न हो। तभी किसी ने आकर सूचना दी, हॉल मास्टर को सूचना है कि 10 मील दूर से 7 लोग पूरी गति से हमारी ओर आ रहे हैं। वे मार्शल आर्ट की दुनिया से संबंधित प्रतीत होते हैं। सितुलियांग चौंक गया। उसने हॉल मास्टर झाओ की ओर देखा और कहा, साल के इस समय में कौन हो सकता है? हमारे मित्रवत समूह तो नए साल से पहले ही आ गए थे। इस जगह से अपरिचित किसी व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? क्या यह कोई राहगीर हो सकता है? मास्टर झाओ ने कहा, शायद, लेकिन क्या होगा अगर वे हमें परेशानी पैदा करने आए हों? सितुलियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, संख्या सही नहीं है। अगर वे झगड़ा करने आए हैं तो महज 7 लोग हमारे पूरे दुष्ट बाघ गिरोह का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हालांकि हमारे ज्यादातर सदस्य गिरोह में नहीं हैं, फिर भी दर्जनों लोग हैं। मास्टर झाओ भी हैरान थे और उन्होंने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? सितुलियांग ने कहा, देखते हैं क्या होता है। उन पर नजर रखो और पता करो कि कहीं वे हमारे पीछे तो नहीं आ रहे। लेकिन हमें लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। कोई गिरोह के भाइयों को सूचित कर दे कि वे मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। साथ ही संकेत के लिए पटाखे भी तैयार रखो। जरूरत पड़ने पर गिरोह से बाहर के भाइयों को भी सूचित कर दो कि वे वापस आकर सहायता प्रदान करें। आधा कप चाय पीने के बाद कोई आगे आकर रिपोर्ट करने लगा, हॉल मास्टर सिटू को रिपोर्ट कर रहा हूँ। वे 7 लोग लगभग गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और उनके पीछे कोई बड़ी सेना नहीं है। सितुलियांग खड़ी हुई और झाओ तांगजू से बोली, चलो चलते हैं। हमारे गांव की यह सड़क एक तरफा है, इसलिए लगता है कि वे हमारे दुष्ट बाघ गिरोह के पीछे पड़े हैं। मास्टर झाओ भी खड़े हो गए और बोले, चलिए अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। ये 7 लोग बहुत जल्दी आ गए। जैसे ही सितुलियांग और बाकी लोग हवेली के द्वार पर पहुंचे, उनके घोड़ों के खुरों की आवाज भी सुनाई दी। दूर से देखने पर 7 ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। पास आने पर सबने देखा कि 7 की लंबाई लगभग एक जैसी थी, लेकिन शारीरिक बनावट अलग-अलग थी। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति सुंदर, कोमल चेहरे और दुबले पतले शरीर वाला एक युवक था, बिल्कुल सितुलियांग की तरह, लेकिन उसने अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार टांग रखी थी। वे हवेली के द्वार पर पहुंचे और असाधारण फुर्ती और तालमेल के साथ एक साथ घोड़ों से उतरे। स्पष्ट रूप से वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। 6 आदमी वहां लगाम पकड़े चुपचाप खड़े थे। आगे चल रहे युवक ने लगाम अपने बगल वाले आदमी को दी, आगे बढ़ा, सीढ़ियों पर खड़े सितुलियांग को प्रणाम किया और पूछा, क्षमा कीजिए, क्या आप सितुलियांग हैं, दुष्ट बाघ गिरोह के हॉल मास्टर? सितुलियांग ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया और कहा,
जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वानजियान चोटी से कू जियांगफेंग हूँ। मैं अपने तलवारबाज गुरु के आदेश पर आपके गिरोह के सरगना सिटू पिंग को एक संदेश देने आया हूँ। यह सुनकर सिटू लियांग बेहद चिंतित हो गया। वान जियान पीक ऐसी जगह नहीं थी जिसे दुष्ट बाघ गिरोह नाराज करने का जोखिम उठा सके। गिरोह के सरगना का वान जियान पीक से क्या संबंध था? उसने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, युवा स्वामी कू, क्या आपके पास कोई सबूत है? कू जियांगफेंग ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया और अपनी जेब से एक टोकन निकालकर सिटू लियांग को दे दिया। सितु लियांग ने उसे उठाया और देखा कि यह वाकई गिरोह के सरगना सितु पिंग का चिन्ह था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, जी हाँ, यह गिरोह के सरगना का चिन्ह है। युवा हीरो को, कृपया अंदर आइए और थोड़ी बातचीत कीजिए। कृपया। हालांकि उसके हाथ में मौजूद टोकन कू जियांगफेंग को वापस नहीं किया गया। कू जियांगफेंग को कोई परवाह नहीं थी। सातों लोग उसके पीछे पीछे हवेली में चले गए। घोड़ों की देखभाल का जिम्मा स्वाभाविक रूप से दुष्ट बाघ गिरोह को सौंप दिया गया और फिर वे भीतरी हॉल में चले गए। हॉल में सभी लोग अतिथि और मेजबान के रूप में अपनी स्थिति के अनुसार बैठ गए और नौकरों ने चाय परोसी। कू शियांगफेंग ने अपनी चाय का प्याला नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और उसे सितु लियांग को देते हुए कहा, मुख्य सितु कई दिनों से नहीं लौटे हैं। मुझे यकीन है कि गिरोह बहुत चिंतित होगा। यह मुख्य सितु का आपके गिरोह के लिए पत्र है। कृपया इसे खोलकर पढ़े, हॉल मास्टर सितु। सितु लियांग ने मुस्कुराते हुए पत्र लिया, उसे खोला और ध्यान से उसकी सामग्री पढ़ी। उनके आम तौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने उसे हॉल मास्टर झाओ को सौंप दिया, जो स्वयं भी काफी आश्चर्यचकित थे। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने सितु लियांग से नजरें मिलाईं और हल्के से सिर हिलाया। सितु लियांग ने कू जियांगफेंग की ओर मुड़कर कहा, युवा स्वामी कू, यह टोकन सही है और पत्र पर लिखी लिखावट भी हमारे गिरोह के सरगना की है। हालांकि पत्र में जो मामला है उसका जवाब हम तुरंत नहीं दे सकते। क्या आप कृपया कुछ समय के लिए हमारे गिरोह के परिसर में विश्राम करेंगे ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें? कू जियांगफेंग ने कहा, बिल्कुल, लेकिन कृपया हमें जल्द से जल्द जवाब दें, हॉल मास्टर सिटू। इतना कहकर वह और बाकी 6 लोग खड़े हो गए। सितु लियांग ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि वे कू जियांगफेंग और बाकी लोगों के लिए आराम करने का इंतजाम करें। कू जियांगफेंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद सितु लियांग और हॉल मास्टर झाओ ने तुरंत अपने आदमियों को ईविल टाइगर गैंग को आपातकालीन सूचना भेजने का आदेश दिया और जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए गिरोह के मध्यम और उच्च पदस्थ सदस्यों को हवेली में वापस इकट्ठा किया। संकेत भेजे जाने के बाद दोनों हॉल मास्टर्स ने राहत की सांस ली। हॉल मास्टर झाओ हॉल में बैठे रहे, जबकि सिटु लियांग ने माफी मांगते हुए सबसे पहले अपने कमरे में वापसी की। सितु लियांग मुख्य हॉल से कुछ ही दूरी पर स्थित अपने छोटे से कमरे में वापस लौटे, पीछे मुड़कर देखा और फिर दरवाजा खोल दिया। कमरा साफ सुथरा था, दीवार से लगी अलमारी किताबों से भरी थी और खिड़की के पास रखी मेज पर लिखने के ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर पूरी तरह से रखे थे। सितु लियांग मेज के पास गए, बैठ गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर पेड़ों की डालियां हरी हो रही थी, बसंत की हवा में लहरा रही थी, जीवन से भरपूर। हालांकि सितु लियांग की नजर बसंत के इस संकेत से हटकर आसमान में तैरते सफेद बादलों पर टिक गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया
उंगलियों से अपनी कनपटी को रगड़ा और अपनी जेब से सितु पिंग का टोकन निकालकर खिड़की की रोशनी में ध्यान से देखने लगे। अचानक वह अपनी कुर्सी से उठा, टोकन को मेज पर रखा और तेजी से किताबों की अलमारी की ओर चल पड़ा। उसने धीरे से कुछ किताबें निकालीं, जिससे अलमारी के पीछे एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। सिटू लियांग ने डिब्बे को ध्यान से मेज पर रखा, एक हाथ से ढक्कन खोला और अंदर रखी एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। फिर कुशलता से एक सुलेख ब्रश उठाया, बोतल का ढक्कन खोला, ब्रश को किसी तरल में डुबोया, एक हाथ से टोकन उठाया और ब्रश से टोकन पर एक जगह को सावधानीपूर्वक उकेरा। देखते ही देखते टोकन पर उस छोटी सी जगह पर धीरे धीरे 3 अक्षर उभर आए, शांतिपूर्ण सहिष्णुता। सितु लियांग ने मेज पर रखी चीजों को समेटने के बाद देखा कि टोकन पर लिखे शब्द गायब हो गए थे। उसने टोकन को वापस अपनी जेब में रखा, कुर्सी पर बैठ गया और सोच में डूबा हुआ भौहें सिकोड़ ली। खाना खाते खाते अंधेरा होने लगा था, लेकिन सिटू लियांग बिना हिले डुले वहीं बैठी रही। तभी किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और सिटू लियांग ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। किसी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आकर बताया, हॉल मास्टर सिटू, एल्डर चू, हॉल मास्टर जिंग और हॉल मास्टर झांग लौट आए हैं और इस समय हॉल मास्टर झाओ से बात कर रहे हैं। हॉल मास्टर झाओ ने मुझे हॉल मास्टर को सूचित करने के लिए कहा है। सितु लियांग ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। सितु लियांग ने कुछ देर और इंतजार किया, ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। फिर शांति से खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और आराम से कमरे से बाहर चला गया। कमरा लॉबी से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सिटू लियांग तेजी से नहीं चल रही थी। गोधूली बेला में रास्ता हमेशा की तरह ही लग रहा था। हालांकि सिटू लियांग जानती थी कि आज का दुष्ट बाघ गिरोह अतीत के दुष्ट बाघ गिरोह से अलग था। अध्याय 29, स्पैरिंग। जब सिटू लियांग ने हॉल में प्रवेश किया, तो वहां 3 लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। हॉल मास्टर झाओ चुपचाप अपनी जगह पर बैठे चाय पी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सिटू लियांग के जाने के बाद से वे हिले भी नहीं हों। सितु लियांग के कदमों की आहट से उनकी बातचीत अचानक रुक गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति बैठा रहा, जबकि बाकी दोनों खड़े हो गए। एक मध्यम कद काठी का था और काफी सक्षम लग रहा था, और दूसरा उससे थोड़ा लंबा, गोरा, कुछ हद तक संपन्न, 40-50 वर्ष की आयु का अधेड़ व्यक्ति था। वे सितु लियांग का अभिवादन करने के लिए हॉल के बीच में गए। तीनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और सितु लियांग ने पूछा, मास्टर झांग, मास्टर जिंग, घर पर आपका नया साल कैसा रहा? धनवान अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं। परिवार के साथ नया साल मनाना स्वाभाविक रूप से अधिक आनंददायक होता है। मास्टर सिटू के अकेले गिरोह की रखवाली करने की तुलना में मैं, जिंग, थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। सितु लियांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि भाई झांग, जिनके पास पत्नियों और रखेलों का एक पूरा हरम है, मेरे साथ चलेंगे? मैंने सुना है कि भाई झांग ने नए साल से ठीक पहले एक युवा रखेल ढूंढ ली है। दुबले पतले उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक गई और उसने जल्दी से कहा, गुरु सिटू ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तो बस एक नश्वर प्राणी हूँ। मैं इन 7 भावों और 6 इच्छाओं को त्याग नहीं सकता। मैं गुरु सिटू जैसा नहीं हूँ, जिन्होंने अमरता की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं, अपने नश्वर बंधनों को तोड़ दिया है और नश्वर संसार से परे चले गए हैं। यह सुनकर सितु लियांग ने अजीब से भाव से कहा, भाई झांग, क्या आपको लगता है कि मैं एक भिक्षु हूँ?
मैं तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढने की योजना भी बना रहा हूँ। यह सुनकर दोनों ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तीनों आपस में यूं ही बातें कर रहे थे, लेकिन एल्डर चू अधीर हो रहे थे। उन्होंने हल्की खांसी की और सिटू लियांग तुरंत उनके पास जाकर उनका अभिवादन करने लगे। एल्डर चू ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया और सिटू लियांग को बैठने का इशारा किया। इसके बाद सिटू लियांग एल्डर चू के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक से बैठने से पहले ही एल्डर चू ने बेसब्री से पूछा, छोटे लियांग, पिंगर के बारे में कोई खबर है क्या? एल्डर चू गिरोह के एक अनुभवी सदस्य थे, जिन्होंने सिटू पिंग और सिटू लियांग को लगभग बचपन से ही बड़ा होते देखा था। वे आमतौर पर मुख्य हॉल में उन्हें गिरोह का सरगना और हॉल मास्टर कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अब अचानक वे उन्हें उनके बचपन के उपनामों से पुकार रहे थे, जिसका मतलब था कि वे सिटू पिंग को लेकर बहुत चिंतित थे। सिटू लियांग के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत कहा, एल्डर चू, मेरी चचेरी बहन ठीक है। वह फिलहाल गिरोह में वापस नहीं आ सकती। मास्टर जिंग ने भी पूछा, आखिर हुआ क्या? गिरोह का सरगना हमेशा अपने कामों में बहुत स्थिर रहता है। इस बार जरूर कुछ हुआ होगा। मैंने पहले ओल्ड झाओ से पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और आपके आने का इंतजार करते रहे। बस मुझे बता दीजिए, मुझे सस्पेंस में रखना बंद कीजिए। सिटू लियांग ने सिर हिलाया, अपनी जेब से पत्र निकाला, खड़ा हुआ और उसे एल्डर चू को सौंप दिया। एल्डर चू ने पत्र निकाला और उसे ध्यान से पढ़ा। उनकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ती गईं। उनके बाद हॉल मास्टर्स जिंग और झांग ने भी पत्र को ध्यान से पढ़ा। जब सभी ने पत्र पढ़ लिया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। एल्डर चू ने सबसे पहले बोलते हुए पूछा, श्याओ लियांग, क्या यह पत्र असली है? सिटू लियांग ने सिर हिलाकर कहा, यह वाकई मेरे चचेरे भाई की लिखावट है और समय भी मेल खाता है, इसलिए यह नकली नहीं होनी चाहिए। मास्टर झांग ने बीच में कहा, लेकिन यह अजीब है। वान जियान पीक अपने नेता को शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार करेगा? नेता तो अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के चरम को पार कर चुके हैं। अगर वे अब वान जियान पीक में शामिल होते हैं तो वे प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मास्टर जिंग ने यह भी कहा, सबसे संदिग्ध बात यह है कि गिरोह की सरगना ने वास्तव में वान जियानफेंग की अनुपस्थिति में उसके शिष्यों को गिरोह के मामलों को अस्थायी रूप से संभालने की अनुमति दी। इसका क्या मतलब है? सिटू लियांग ने यह भी कहा, अगर गिरोह का सरगना 10,000 स्वॉर्ड्स पीक में शामिल हो जाता है तो हम स्वाभाविक रूप से 10,000 स्वॉर्ड्स पीक की एक शाखा बन जाएंगे। यह हमारे ईविल टाइगर गैंग के लिए सौभाग्य की बात होगी, जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। हालांकि चूंकि गिरोह का सरगना तुरंत वापस नहीं आ सकता, तो क्या उसे उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा? एल्डर चू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हमारी छोटी सी सेना वानजियान शिखर के सामने कुछ भी नहीं है, मानो मक्खी के शरीर पर मांस का एक टुकड़ा हो। वे इस पर ध्यान ही क्यों देंगे? और वे कुछ शिष्यों को कमान संभालने के लिए भेज रहे हैं। क्या यह उन्हें जरूरत से ज्यादा आंकना नहीं है? काफी देर की चुप्पी के बाद मास्टर झाओ ने आखिरकार कहा, इस मामले में बहुत सारी शंकाएं हैं। हमें कम से कम गिरोह के सरगना को वापस बुलाकर विस्तार से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढकर और एक पत्र भेजकर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपने उस साम्राज्य को, जिसे हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, दूसरों के हवाले कर दें। क्या यह मजाक नहीं है? सिटू लियांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे बस सहन नहीं कर सकते? ऐसा लग रहा था कि वह सहन शब्द पर विशेष जोर दे रहा था।
बाकी लोग भी चुप हो गए। आखिर वे कर ही क्या सकते थे? सर्वशक्तिमत्ता के सामने कोई भी योजना, कोई भी चाल, कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ था। लेकिन सभी को चुप देखकर एल्डरचू ने पूछा, 10,000 तलवार शिखर के शिष्य कहाँ हैं? सितुलियांग ने कहा, उन सभी के आराम करने की व्यवस्था की गई है, उन्हें अब तक खाना खा लेना चाहिए था। एल्डरचू ने कहा, तो उन्हें यहाँ आने दो और सबको मिलने दो ताकि हम विस्तार से बात कर सकें। सितुलियांग ने सिर हिलाया और किसी को कू जियांगफेंग और अन्य लोगों को आमंत्रित करने के लिए भेजा। कुछ ही देर में वान जियानफेंग के सातों लोग एक साथ हॉल में पहुंच गए। ईविल टाइगर गैंग के सदस्य उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, अभिवादन का आदान प्रदान किया और फिर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। एल्डरचू ने विनम्रता से कहा, युवा स्वामी को, हम एक दूरस्थ और गरीब इलाके में रहते हैं, जहां आपूर्ति की कमी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लोग इसके अभ्यस्त हो पाएंगे? कू जियांगफेंग ने तुरंत कहा, एल्डरचू, आप बहुत दयालु हैं। हम अक्सर दुनिया भर में यात्रा करते हैं और कठिनाइयों भरा जीवन जीते हैं। हमें आपके समूह में रहने की आदत है। एल्डरचू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। फिर उसने पूछा, युवा मास्टर क्यू, क्या आप हमारे गिरोह के सरगना सिटू की स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? कू शियांगफेंग मुस्कुराते हुए बोले, वरिष्ठ बहन सितू बहुत भाग्यशाली है। संयोगवश उन्हें वांजियान शिखर के एल्डर यूनफेंग ने शिष्य के रूप में चुना है। वे वर्तमान में वांजियान शिखर पर एकांतवास में हैं। एल्डर यून हमारे संप्रदाय के एक प्रसिद्ध गुरु हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वरिष्ठ बहन सितू की मार्शल आर्ट नई ऊंचाइयों को छुएगी और वे मार्शल आर्ट के उस्तादों की श्रेणी में शामिल होंगी। जहां तक विवरण की बात है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे वरिष्ठ बहन सितू के संप्रदाय में लौटने का इंतजार करना होगा और उनसे अधिक जानकारी लेनी होगी। उनके शब्द इतने सधे हुए थे कि कोई भी उनसे कोई सुराग नहीं निकाल सका। किसी के चुप रहने पर कू जियांगफेंग मुस्कुराया और बोला, मैं अपने मालिक के आदेश पर आपके गिरोह का अस्थायी कार्यभार संभालने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आपकी बातचीत कैसी रही। हालांकि वह सबसे बात कर रहा था, लेकिन कू जियांगफेंग की निगाहें मेज के शीर्ष पर बैठे एल्डरचू पर टिकी हुई थी। एल्डरचू ने कू जियांगफेंग की निगाहों को देखा और बोलने ही वाले थे कि तभी किसी और ने उनसे पहले बात कर दी। युवा स्वामी को, यदि आप हमसे केवल एक पत्र के आधार पर अपने आदेशों का पालन करने की अपेक्षा करते हैं, तो आप हमसे कैसे सहमत होने की उम्मीद कर सकते हैं? कू जियांगफेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह हॉल मास्टर जिंग थे। कू जियांगफेंग ने पूछा, तो हॉल मास्टर जिंग क्या करने का सुझाव देते हैं? मास्टर जिंग ने कहा, पहले तुम्हें मुझे पार करना होगा और मुझे वानजियान शिखर की तलवारबाजी देखने का मौका देना होगा। एल्डरचू ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, हॉल मास्टर जिंग, आपको इतना असभ्य नहीं होना चाहिए। कू जियांगफेंग ने कहा, कोई बात नहीं। आपके गिरोह को इतनी आसानी से हमारे आदेशों का पालन करवाना थोड़ा अनुचित है। तो मैं हॉल मास्टर जिंग के साथ अभ्यास करूंगा और कुछ दांव पेच आजमाऊंगा ताकि हॉल मास्टर जिंग मान जाए। सितुलियांग ने तुरंत कहा, युवा मास्टर को, हॉल मास्टर जिंग, हम सब एक ही पक्ष में हैं, इसलिए मार्शल आर्ट के अखाड़े को छोड़ दें और इस हॉल में ही दोस्ताना मुकाबला कर लें। अपनी बात कह देने के बाद यहीं रुक जाएं और अपनी दोस्ती को ठेस न पहुंचाएं, ठीक है? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मास्टर जिंग ने बाहर की ओर चिल्लाकर कहा, मेरे हथियार लाओ। कुछ ही देर में कोई 10 फुट लंबा लोहे का भाला लेकर आया, जो कि मास्टर जिंग का विशिष्ट हथियार था। मास्टर जिंग ने एक हाथ से भाला उठाया,
उसे जोर से झटका दिया और भाले की नोक ने कई चाप बनाए। भाले के लंबे डंडे से सरसराहट की आवाज आई। दुष्ट बाघ गिरोह के सदस्य मन ही मन सोचने लगे, मास्टर जिंग पहले से ज्यादा बलवान हो गए हैं, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट की कला में कोई कमी नहीं आई है। कुछ ही दिनों में उन्होंने फिर से महारत हासिल कर ली है। इसके विपरीत वान जियानफेंग के समूह के लोग बेखबर प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे। वू जियांगफेंग ने अपनी पीठ से विशाल तलवार निकाली, उसे एक हाथ से पकड़े हुए, और हॉल के केंद्र की ओर चल पड़ा। कू शियांगफेंग को देखकर मास्टर शिंग मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। मार्शल आर्ट की दुनिया में अनगिनत तलवारबाज थे, लेकिन इतनी चौड़ी तलवार चलाने वाला बहुत कम ही देखने को मिलता था। इसके अलावा तलवार काफी भारी लग रही थी, क्योंकि कू शियांगफेंग उसे एक हाथ से उठा रहे थे, जो उनकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति को दर्शाता था। तभी कू जियांगफेंग ने कहा, हॉल मास्टर जिंग, कृपया। मास्टर जिंग ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे कहा, ठीक है यंग मास्टर कू, इसे ले लीजिए। इतना कहते ही उसने बंदूक दोनों हाथों में पकड़ी, आगे की ओर छलांग लगाई और भाले की नोक कू जियांगफेंग के दिल की ओर बढ़ा दी। कू जियांगफेंग को कोई जल्दी नहीं थी। भाले की नोक पास आते ही उसने अपने पैर हिलाए, कमर घुमाई और एक हाथ से तलवार पकड़े हुए ही भाले की नोक पर ऊपर की ओर वार किया। जिंग तांगजू ने भाले की नोक से एक जबरदस्त बल महसूस किया और उसका शरीर अनायास ही एक तरफ झुक गया। उसने पैर पटका और अपने फुर्तीलेपन के कौशल का उपयोग करके अपने शरीर को स्थिर किया। जैसे ही वह सांस लेने और फिर से बल लगाने वाला था, उसने देखा कि कू जियांगफेंग ने तलवार के ऊपर की ओर वार की गति का उपयोग करके हवा में छलांग लगाई। सबसे ऊंची जगह पर पहुंचकर उसने तलवार की मूठ को दोनों हाथों से पकड़ा और जिंग तांगजू पर जोरदार वार किया। जिंग तांगजू चौंक गया। वह आमतौर पर तलवार से केवल वार करना और काटना ही जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे चाकू की तरह इस्तेमाल करेगा और सचमुच वार करेगा। उसने महसूस किया कि उसके हाथों ने भाले के सिर और पूंछ को पकड़ लिया है और उसने फायर बर्निंग स्काई स्ट्राइक को उससे टकराने के लिए उठाया। पलक झपकते ही तलवार और भाला जोरदार आवाज के साथ टकरा गए। कू शियांगफेंग की विशाल तलवार लोहे के भाले के डंडे से टकराकर उछल गई, जबकि हॉल मास्टर शिंग 3 कदम पीछे लड़खड़ा गए। जैसे ही उन्होंने संभल कर खड़े होने की कोशिश की, कू शियांगफेंग ने अपनी विशाल तलवार फिर से घुमाई और उछली हुई तलवार की गति का इस्तेमाल करते हुए उन पर वार किया। हॉल मास्टर शिंग हताशा से अवाक रह गए, समय रहते अपनी चाल नहीं बदल पाए। वे केवल एक बार फिर हमले का सामना करने के लिए अपनी अग्नि आकाश तलवार उठा सके। फिर से एक जोरदार आवाज के साथ विशाल तलवार जमीन से टकराकर उछल गई। हालांकि इस बार कू शियांगफेंग ने अपना हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे आराम से वहीं खड़े रहे, तलवार की नोक जमीन की ओर थी और आगे देख रहे थे। उनके सामने शिंग हॉल के प्रमुख शिंग 4 कदम पीछे लड़खड़ा गए। इस बार वे अपना संतुलन भी नहीं बना पाए। उनके पैर लड़खड़ा गए और वे जमीन पर गिर पड़े। वे अपने लोहे के भाले को पकड़ नहीं पाए और उसे एक तरफ गिरा दिया। जब जिंग उठा तो उसने महसूस किया कि उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा चोट से फट गई थी। उसे डर की एक लहर महसूस हुई, पता नहीं उस पतले शरीर में कितनी ताकत छिपी है। यह सचमुच दैवीय शक्ति है। शुक्र है, यह तो बस एक दोस्ताना मुकाबला था, वरना अगर उसने दोबारा वार किया होता तो मैं मर चुका होता। शिंग तांगजू का पीला पड़ा चेहरा देखकर कू जियांगफेंग ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया और कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
मास्टर जिंग ने अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। अध्याय 40 हस्तांतरण। दोनों के बीच की बहस बिजली की तेजी से तो नहीं हुई, लेकिन विजेता का फैसला होने में बस कुछ ही पल लगे, जिससे इविल टाइगर गैंग के सदस्य पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके विपरीत वान जियानफेंग के 6 सदस्य शांत रहे। संभवतः वे इसे बिल्कुल सामान्य मान रहे थे। मास्टर जिंग अपनी कुर्सी पर पीला पड़ा चेहरा लिए बैठे थे, मानो सदमे से उबर ही न पाए हों। सिटुलियांग और बाकी लोगों ने उन्हें कोई सांत्वना नहीं दी। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। शुरुआत में तो वे वान जियानफेंग के इविल टाइगर गैंग का नेतृत्व संभालने के प्रस्ताव को मानने के लिए विवश थे, लेकिन एक नौजवान को देखकर वे स्वाभाविक रूप से उसे डराना चाहते थे, ताकि वह गैंग को कम न समझे और गैंग के भीतर होने वाले सत्ता संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। इसलिए जब मास्टर जिंग ने आपत्ति जताई, तो उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि देखते रहे। हालांकि परिणाम उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक अप्रत्याशित था। मास्टर जिंग सिर्फ 3 चालों में हार गए। कू जियांगफेंग की तीनों चालों पर गौर करें तो उनका समय एकदम सटीक था। हर चाल ने मास्टर जिंग को दांत पीसकर वार रोकने पर मजबूर कर दिया। हमले खास तौर पर पेचीदा नहीं थे, बल्कि चौड़े और व्यापक थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी वारों की ताकत। मास्टर जिंग की तलवार की आंतरिक शक्ति बेजोड़ थी। यह देखने में साधारण लगने वाले कौशल का एक अद्भुत उदाहरण था। इविल टाइगर गैंग का कोई भी सदस्य इसी अंजाम को भुगतता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इविल टाइगर गैंग ने केवल 7 लोगों को भेजा। वे मात्र 7 लोग इविल टाइगर गैंग के आधे से अधिक लोगों के बराबर हैं। इविल टाइगर गैंग के सदस्यों के चेहरों पर अनिश्चितता के भाव देखकर कू जियांगफेंग ने उन्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और ऊंची आवाज में कहा, महोदय, क्या कोई और है जिसे हमसे कोई आपत्ति है? कृपया आगे आकर बोले। सितुलियांग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। एल्डर चू खड़े हुए और बोले, युवा स्वामी कू, कृपया अपनी तलवार रख दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। एल्डर चू को बोलते देख कू जियांगफेंग ने अपनी विशाल तलवार वापस अपने कंधे पर टांग ली। हालांकि अपनी सीट पर लौटने के बजाय उसने इविल टाइगर गैंग के सदस्यों की ओर देखा और फिर से पूछा, क्या किसी को इस बात पर कोई आपत्ति है कि 10,000 स्वॉर्ड्स पीक अस्थायी रूप से इविल टाइगर गैंग का कार्यभार संभाल ले? सितुलियांग और अन्य लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम गिरोह के सरगना के आदेशों का पालन करते हैं और वानजियान शिखर के युवा नायक क्यू के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। फिर सितुलियांग ने कू जियांगफेंग को बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, कृपया बैठिए, मुखिया कू। हम मुखिया कू के आदेशों का पालन करेंगे। कू जियांगफेंग ने औपचारिकता नहीं बरती। वह हॉल के सामने एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इविल टाइगर गैंग के सदस्यों से कहा, कृपया सभी लोग बैठ जाइए। तो सब लोग दोबारा बैठ गए। कू शियांगफेंग ने कहा, कृपया कोई संदेह न रखें। मैं अपने तलवार गुरु के आदेश पर अस्थायी रूप से दुष्ट बाघ गिरोह का कार्यभार संभाल रहा हूँ। गिरोह की मुखिया सितु के लौटने के बाद सभी कार्य उन्हें सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा गिरोह की मुखिया सितु के लौटने से पहले गिरोह के मामलों का संचालन एल्डर चू, हॉल मास्टर सितु और अन्य लोग ही करेंगे। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम केवल हॉल मास्टर सितु से अनुरोध करते हैं कि वे कुछ भी करने से पहले हमें स्पष्टीकरण दें। सितुलियांग और बाकी लोग काफी हैरान थे। आखिर ये सब क्या था? उन्होंने गिरोह के नेता का पद तो ले लिया था, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया था
गिरोह के सभी मामलों को नजरअंदाज कर दिया था। यहाँ तक कि हॉल मास्टर जिंग भी अपने फटे हुए बाघ के मुंह को देखकर अपने किए पर पछता रहे थे। काश उन्हें पहले ही पता होता कि ऐसा होगा, और सोच रहे थे कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अपनी इज्जत क्यों गंवाई। हालांकि जल्द ही उन्हें इसका अपना कारण समझ आ गया। दुष्ट बाघ गिरोह उनकी पूरी दुनिया थी, जिसे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन दूसरे गिरोह के लिए यह एक बेकार बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। कू जियांगफेंग शायद आना नहीं चाहता था, लेकिन अपने गुरु के आदेशों से बंधा हुआ था, इसलिए जब वह आया तो उसने बस दखल नहीं दिया और चीजों को अपने आप होने दिया। इन सब बातों को सोचकर सभी को राहत मिली। यह देखकर कि सभी उसकी बात समझ गए हैं, कू शियांगफेंग हॉल में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, तो मैं इविल टाइगर गैंग के मामलों को आप सभी पर छोड़ता हूँ। हम अभी आज दोपहर जिस जगह पर रुके हैं वहीं रहेंगे, और कृपया जब तक आवश्यक न हो हमारे प्रशिक्षण में बाधा न डालें। इतना कहकर उसने इविल टाइगर गैंग के सदस्यों को प्रणाम किया। फिर समूह अपने अपने आवास पर लौट गया। अपने ठहरने की जगह पर लौटकर कू शियांगफेंग ने सबको अपने कमरे में बुलाया और एक व्यक्ति को दरवाजे पर पहरा देने के लिए छोड़ दिया। अंदर मौजूद पांचों लोगों को देखकर कू शियांगफेंग ने संतुष्टि से कहा, आज दुष्ट बाघ गिरोह का मामला सुलझ गया है। अब से हम इस जगह की रक्षा करेंगे और तलवारबाज के अगले निर्देशों का इंतजार करेंगे। छोटे भाई वांग, आप दोनों आज रात आराम करें। कल सुबह सबसे पहले लुझेन जाइए और वहां कड़ी निगरानी रखिए। अगर कोई मार्शल आर्ट का जानकार दिखे तो हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। दोनों ने सहमति में हाथ जोड़ लिए। फिर कू जियांगफेंग ने समूह के बाकी सदस्यों को निर्देश दिया, आप सभी को उसी तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखना चाहिए जैसा हमने वानजियान पीक में किया था, और ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। सभी सहमत हो गए और मामला वहीं समाप्त हो गया। सितु लियांग और अन्य लोग कुछ देर तक हॉल में चुप रहे। फिर एल्डर चू ने बोलना शुरू किया और पूछा, छोटे लियांग, युवा हीरो कू और अन्य लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने कू को चीफ कू कहकर संबोधित नहीं किया। सितु लियांग ने कहा, उन्हें पूर्वी विंग में कमरा नंबर 1 से 7 तक आवंटित किए जाएंगे। एल्डर चू ने कहा, उन्हें वीआईपी कमरों में रहने दो। सितु लियांग ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुरंत किसी को इसे संभालने के लिए नियुक्त कर दूंगी। उस समय पत्र पढ़ने के बाद मैं इतनी भ्रमित हो गई थी कि मैंने गलत व्यवस्था कर दी थी। तब एल्डर चू ने कहा, कैसा रहेगा? आज सब थके हुए हैं, तो चलिए पहले वापस जाकर आराम कर लेते हैं। बाकी बातों पर हम कल सुबह चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? सभी लोग तितर बितर हो गए। सितु लियांग धीरे धीरे अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटे। झोपड़ी में अंधेरा था, कोई दीपक नहीं जल रहा था। उन्होंने सहजता से अंधेरे में कदम रखा और अपने पीछे दरवाजा कसकर बंद कर लिया। वे अपनी मेज तक गए, वहां खड़े हो गए और खिड़की के बाहर बादलों से ढके चांद को निहारते रहे। काफी देर तक बिना हिले डुले बैठे रहे। थोड़ी देर बाद, मानो अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेने के बाद, उन्होंने दीपक जलाया। छोटी सी लौ से झोपड़ी में तुरंत रोशनी फैल गई। सितु लियांग ने कागज और कलम उठाई और छोटे अक्षरों में सावधानीपूर्वक एक पत्र लिखा। फिर उन्होंने उसे सावधानी से मोड़कर एक छोटी सी कागज की छड़ी बनाई और उसे एक धातु के छल्ले में रख दिया। इसके बाद उन्होंने 2 खाली धातु के छल्ले निकाले, उनमें कागज की 2 खाली छड़ियों के रोल डाले और तीनों धातु के छल्ले अपने वस्त्रों में रख लिए। तभी उन्होंने दीपक बुझाया और झोपड़ी से बाहर निकल गए। छोटे से घर से निकलने के बाद सितु लियांग ज्यादा दूर नहीं गया। इसके बजाय वह अपने घर के बगल वाले एक थोड़े बड़े घर में चला गया।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से कबूतरों की गुटरगू सुनाई दी। पता चला कि यहीं पर कबूतरों को रखा जाता था। वह सहजता से सबसे अंदरूनी कोने तक गया, कबूतरों के पिंजरों के ढेर में से 3 छोटे पिंजरे चुने, उन्हें एक एक करके खोला, अपनी जेब से धातु के छल्ले निकाले और कुशलता से उन्हें तीनों कबूतरों के टखनों में बांध दिया। अंत में वह तीनों पिंजरों को खिड़की के पास ले गया, उसे खोला और एक कबूतर को बाहर छोड़ दिया। कबूतर हवा में उड़ा, थोड़ी देर चक्कर लगाया और फिर खिड़की की चौखट पर बैठ गया, मानो उड़ना ही न चाहता हो। हालांकि सिटू लियांग ने कबूतर को पकड़ा और उसे फिर से हवा में उछाल दिया। इस बार कबूतर थोड़ी देर चक्कर लगाया और फिर एक दिशा में फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। सितु लियांग ने दूसरे कबूतर को तुरंत नहीं छोड़ा। उन्होंने चुपचाप एक कप चाय पीने जितना समय लिया, और जब कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने दूसरे को छोड़ दिया। दूसरे के उड़ जाने के बाद उन्होंने तीसरे को छोड़ दिया। तीनों कबूतर एक ही स्थान पर उड़ गए, मानो घोर अंधेरी रात में किसी रहस्यमय मिशन को लेकर जा रहे हों। कू जियांगफेंग और बाकी लोगों के कमरे सितु लियांग के कमरे से काफी दूर थे, मुख्य हॉल से अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। इसलिए उन्होंने शोरगुल पर ध्यान नहीं दिया। दुष्ट बाघ गिरोह के सदस्य कबूतरों के उड़ने के आदी थे, इसलिए इन 3 कबूतरों के उड़ने की आवाज ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। यह सब करने के बाद सितु लियांग अपनी झोपड़ी में लौट आया। इस बार उसने दीपक नहीं जलाया, बल्कि सीधे कांग ईंटों से बना गर्म पलंग पर गया और पूरे कपड़े पहने ही लेट गया। चांदनी रात में ईविल टाइगर गैंग में सब कुछ शांत हो गया। बस कभी कभार कोई गैंग सदस्य पहरा देते हुए नींद भरी आंखों से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता था। सभी सो रहे थे, हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। गोझुआंग में झांग परिवार के आंगन में दादी के छोटे से घर से आ रही दबी हुई खांसी की आवाजों को छोड़कर सभी सो रहे थे। दादी कांग गर्म ईंटों का पलंग पर लेटी थी। उन्होंने अपना मुंह रजाई से कसकर ढक रखा था, कान दूसरी तरफ करके कभी कभार झांग शियाहुआ की ओर सुन रही थी। खिड़की के बाहर चांदनी तेज थी, फिर भी कमरा अंधेरा था। झांग शियाहुआ की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन दादी को अपने प्यारे पोते को जगाने और उसके मीठे सपनों में खलल डालने की बहुत चिंता थी। हालांकि उनका शरीर कमजोर था, सीने में जकड़न महसूस हो रही थी और उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। वे न तो छोटे से कमरे से बाहर निकल सकती थी और न ही अपने पोते को परेशान करना चाहती थी। आखिर वे क्या कर सकती थीं? झांग शियाहुआ को गहरी नींद आ रही थी, जिससे दादी को राहत मिली। उन्होंने सोचा कि शायद कल उन्हें बच्चे की मां से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वह किसी रिश्तेदार के लकड़ी के शेड में रह सकती हैं। इससे उनका मन शांत हो जाएगा। तभी झांग शियाहुआ करवट बदली। दादी ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया, गले में अटकी हुई खांसी को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे कैसे दबा सकती थी? दादी के गले में खुजली हो रही थी और खांसी रोकने से उनका चेहरा लाल हो गया था। झांग शियाहुआ के हिलना बंद करने पर उन्होंने धीरे से खांसा, लेकिन कुछ देर तक खांसी रोकने के कारण खांसी और तेज हो गई और दादी को कंबल पर कुछ तरल पदार्थ भी निकलता हुआ महसूस हुआ। दादी को रात भर नींद नहीं आई। मुर्गे की बांग के कुछ बार बांग देने के बाद उन्हें लगा कि भोर हो गई है, इसलिए वे जल्दी से उठीं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हुई चल पड़ी। आंगन अभी भी शांत था, दादी को कोई और आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए उन्होंने सोचा कि गो सुफेई और लियू कियान अभी भी सो रहे होंगे। दादी आंगन के बीच में नहीं गई, बल्कि घर के बाहर दीवार से टिक गईं और अपनी लगातार खांसी को तौलिए से ढक लिया। खाना खाने के बाद
दादी ने मुख्य कमरे का दरवाजा धीरे से खुलते हुए सुना। कोई बाहर आया और उसके पीछे से गो सुफेई की आवाज आई, माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? बाहर बहुत ठंड है। गो सुफेई अपनी दादी को घर के अंदर वापस ले जाने में मदद करने के लिए आई, लेकिन दादी ने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे लगातार खांसी आ रही है और मुझे डर है कि मैं शियाओ हुआ को जगा दूंगी। गो सुफेई की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने कहा, तो फिर माँ, कृपया पहले मुख्य कमरे में आइए। उसने अपनी दादी को मुख्य कमरे की ओर चलने में मदद की। इसी समय लियू कियान भी उठ खड़ी हुई। वह भी गो सुफेई को अपनी दादी की मदद करते देख आश्चर्यचकित रह गई, इसलिए उसने जल्दी से मुख्य कमरे का दरवाजा चौड़ा खोल दिया ताकि वे दोनों अंदर जा सकें। अपनी दादी की लगातार खांसी सुनकर वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं इस झरने का पानी वाकई काम कर रहा है या नहीं। मेरी दादी की हालत तो और बिगड़ती जा रही है।